गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में टीआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर होता है वो 2D स्ट्रक्चर होता है, और जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर है वो आर ए होली ने दिया है। जो टीआरएनए के स्ट्रक्चर्स जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, जो टीआरएनए का स्ट्रक्चर है उसके अंदर 5 आर्म्स होती हैं। जो पहली आर्म्स होती है उसको एक्सेप्टर्स आर्म कहते हैं, और जो दूसरी आर्म्स होती है उसको डी एच यू आर्म्स कहते हैं, और जो हमारी थर्ड आर्म्स होती है उसको एंटीकोडोन आर्म कहते हैं। फोर्थ आर्म को वेरिएबल आर्म, और जो हमारी फिफ्थ आर्म्स हैं उसको टी साइज सी आर्म्स के नाम से जानते हैं। तो हम अब पहले डिस्कस करेंगे एक्सेप्टर्स आर्म्स के बारे में। जो एक्सेप्टर्स आर्म्स होती है इसके अंदर आपको दिखाई दे रही है कि एक स्टैंड्स हो, जो एक प्राइमर, इसके अंदर 2 प्राइमर प्रेजेंट होते हैं। पहला प्राइमर है 5 प्राइम और दूसरा है 3 प्राइम। तो इसके अंदर एक्सेप्टर्स आर्म्स के अंदर 2 प्राइम्स होते हैं, 5 प्राइम और 3 प्राइम्स। और एक्सेप्टर्स आर्म्स के अंदर हमारे 7 पेड बेसिस प्रेजेंट होते हैं, जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं। ये जो है ये 7 पेड बेसिस इसके अंदर प्रेजेंट है, और इसके अंदर 3 अनपेड बेसिस प्रेजेंट है, जो ये ऊपर 3 प्राइम के ऊपर है CCA, जो ये क्या हमारे अनपेड बेसिस प्रेजेंट हैं। एक्सेप्टर आर्म को एक्सेप्टर आर्म क्यों कहते हैं? तो जो हमारा जो 3 प्राइम होता है इसके ऊपर सबसे पहला CCA है। जो ए है वो एडेनिन है, और जो एडेनिन है वो क्या करेगा, जो अमीनो एसिड होता है ना उसको एक्सेप्ट करता है। यानी अमीनो एसिड की बाइंडिंग साइड होता है, ये अमीनो एसिड यहाँ पर आकर बाइंड हो जाता है, ये अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता है एडेनिन, इसीलिए इसको एक्सेप्टर आर्म भी कहा जाता है। तो आपको पता चल गया कि हमने क्या क्या पढ़ा है अभी एक्सेप्टर आर्म्स के बारे में, कि इसके अंदर 2 प्राइमर प्रेजेंट होते हैं, 5 प्राइम और 3 प्राइम्स। और जो 5 प्राइम है वो G और C से स्टार्ट होता है, यहीं 3 प्राइम है वो CCA से स्टार्ट होता है हमेशा। और इसको एक्सेप्टर आर्म्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो 3 प्राइम के अंदर ए प्रेजेंट होता है एडेनिन, वो क्या करता है, अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको एक्सेप्टर्स आर्म कहते हैं। और इसके अंदर 7 पेड बेसिस प्रेजेंट होते हैं और 3 अनपेड बेसिस प्रेजेंट होते हैं। अब तक हमने ये पढ़ा है एक्सेप्टर आर्म्स के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं DHU आर्म के बारे में, जो हमारी ये सेकंड आर्म है DHU आर्म, इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो DHU आर्म जो होते हैं, जो आर्म तो इस कंप्लीट को बोलेंगे, जो ये कंप्लीट है उसको हम आर्म बोलेंगे, और जो ये है ये राउंडर स्ट्रक्चर है इसको DHU लूप बोला जाता है। जो ये राउंडर स्ट्रक्चर है इसको DHU लूप बोलेंगे। जो हर एक आर्म में जो आपको राउंडर स्ट्रक्चर दिखता है उस आर्म का ये लूप होता है। तो DHU आर्म के अंदर 4 पेड बेसिस प्रेजेंट होते हैं और 5 से 7 अनपेड बेसिस प्रेजेंट होते हैं। जो अनपेड बेसिस है इसके अंदर वो लूप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको लूप्स के अंदर, ये अनपेड बेसिस हैं, और जो पेड बेसिस हैं ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमेशा। तो DHU के अंदर 4 पेड बेसिस और 5 से 7 अनपेड बेसिस प्रेजेंट होते हैं। DHU लूप के अंदर ना ग्वानिन भी प्रेजेंट होता है। इसके अंदर 2 ग्वानिन प्रेजेंट होते हैं, ये जो 2 ग्वानिन प्रेजेंट हैं तो इसको डाइमर ग्वानिन कहा जाता है। 2 ग्वानिन प्रेजेंट है इसीलिए इसको डाइमर ग्वानिन कहा जाता है। और तो DHU की फुल फॉर्म है वो है डिहाइड्रो यूरेडिन। ठीक है, DHU का फंक्शन भी देख लेते हैं हम। DHU का फंक्शन क्या है कि रिकॉर्गनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड की रिकॉर्गनाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। और इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 पेड अनपेड बेसिस प्रेजेंट होते हैं, लूप के अंदर होते हैं, और 4 पेड बेसिस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर ग्वानिन डाइमर होता है, अल्फा और बीटा। ये बताया था मैंने कि ग्वानिन डाइमर क्यों कहा जाता है, क्योंकि 2 ग्वानिन प्रेजेंट होते हैं इसलिए ग्वानिन डाइमर बोला गया, और अल्फा बीटा ग्वानिन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। अब हम थर्ड आर्म के बारे में पढ़ेंगे, एंटीकोडोन आर्म। ये जो हमारी है एंटीकोडोन आर्म, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो एंटीकोडोन आर्म है, एंटीकोडोन के आर्म के अंदर 4 से 5 पेड बेसिस प्रेजेंट होते हैं, जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, जो ये हैं पेड बेसिस हैं, और 7 अनपेड बेसिस प्रेजेंट होते हैं। जो मैंने इसके अंदर डॉटेड स्ट्रक्चर बना रखे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो 7 अनपेड बेसिस, 3 तो यहाँ पर सेंटर के अंदर प्रेजेंट होंगे और दो दोनों साइड्स के अंदर प्रेजेंट होंगे।
तो एंटीकोडन आर्म का फंक्शन भी क्या है, ये हेल्प करती है प्रोटीन सिंथेसिस में। एंटीकोडन आर्म भी प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करती है। पर ये प्रोटीन सिंथेसिस कैसे वो करेगी कि जो एंटीकोडन आर्म है उसकी अटैचमेंट होगी कोडोन ऑफ mRNA के साथ। ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगी कैसे कि जो एंटीकोडन आर्म है उसकी अटैचमेंट किसके साथ करवाई जाएगी, कोडोन ऑफ mRNA के साथ, ठीक है। फिर हम इसके बाद में हम अगली हमारी पढ़ेंगे वेरिएबल आर्म्स, जो आपको अभी दिखाई दे रही है। ये जो वेरिएबल आर्म है, जो हमारी वेरिएबल आर्म है, इसका ना तो फिलहाल कोई भी मतलब कोई पर्टिकुलर फंक्शन बताया गया है कि इसका कोई फिक्स फंक्शन हो, ना ही इसके अंदर कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं या अनपेड बेसिस प्रेजेंट होते हैं, ना इसकी लेंथ, इसके बारे में अभी कुछ भी मतलब नहीं पता है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ यही लिखेंगे कि इसके ना तो अभी इसका ना तो कोई फंक्शन है, ना कोई फिक्स लेंथ, कितने बेस पेयर क्या कुछ प्रेजेंट होता है अभी बताया नहीं गया है। इसके बाद हम अगली आर्म्स पढ़ेंगे हमारी टी साइज सी आर्म्स। सबसे मेन हमारी टी साइज सी आर्म्स। जो टी साइज सी आर्म्स है, इसको टी साइज सी आर्म्स क्यों कहा जाता है, इसे टी साइज सी आर्म्स इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि इसके लूप के अंदर टी साइज सी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो लूप है उसके अंदर टी साइज सी न्यूक्लियोटाइड्स, 3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको टी साइज सी आर्म्स कहते हैं। तो वेरिएबल आर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कोई ना तो कोई फिक्स लेंथ होती है, ना इसका कोई फंक्शन पर्टिकुलर होता है, इसके बारे में अभी कुछ भी बताया नहीं गया है, और ना इसका फिक्स बेस पेयर होते हैं, इसके अंदर इसका फंक्शन नहीं होता, 0 फंक्शन होता है इसका। अब मैं आपको टी साइज सी आर्म्स के बारे में बता रही थी। तो टी साइज सी आर्म्स के अंदर 7 से 5 पेड बेसिस प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर अनपेड बेसिस नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर टी साइज सी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने आपको बताए थे, 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं टी साइज सी न्यूक्लियोटाइड, इसीलिए इसको टी साइज सी आर्म्स कहा जाता है। अब हम इसका फंक्शन देखेंगे। जो ये लूप होता है टी साइज सी, इसके अंदर राइबोसोम्स बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती है। राइबोसोम्स बाइंडिंग साइट जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो जो राइबोसोम्स बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती है, इसी वजह से ये क्या करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प करेगा। और प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प कैसे करेगा, जो टी साइज सी आर्म्स है हमारी, टी साइज सी आर्म्स है, उसकी अटैचमेंट होगी राइबोसोम्स के साथ, ठीक है। तो आपको पता है इसका फंक्शन क्या है कि इसके अंदर राइबोसोम्स बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होती हैं, तो जो किस में हेल्प करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस में। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर क्या होगा कि जो टी साइज सी आर्म्स है उसकी अटैचमेंट हो जाएगी राइबोसोम्स के साथ, ओके। अब हम सबसे पहली थी हमारी जो एक्सेप्टर आर्म्स, उसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। एक्सेप्टर आर्म्स में बताया था कि 3 अनपेड बेसिस प्रेजेंट होते हैं हमेशा, CCA ऑलवेज। और 5 जो हमारा 5 प्राइम था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि G और C प्रेजेंट होता है हमेशा। कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा 5 प्राइम, हमेशा G एंड C से। G का यहाँ पर मतलब है ग्वानिन और C का मतलब है साइटोसिन। और ये बताया था मैंने कि ये अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए इसको एक्सेप्टर आर्म भी कहा जाता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में कुछ और बातें हैं वो पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में कुछ और बातें हैं वो पढ़ेंगे हम। इट इज़ ए प्रेजेंट इन अ डिजोल्व फॉर्म इन अ साइटोप्लाज्म एंड इट टू स्मॉल टू बी ए प्रिसिपेट। कि क्या कह रहा है कि ये कहाँ पर पाया जाता है, ये डिजोल्व फॉर्म में होता है, ठीक है, मतलब घुला हुआ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, डिजोल्व फॉर्म में मिलता है हमें साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर घुला हुआ होता है। टू स्मॉल टू बी प्रिसिपेट, कि ये जो हमारा छोटा, बहुत ही इसका माइन्यूट, बहुत ही छोटा साइज होता है, बहुत बिल्कुल प्रिसिपेट। आप जैसे कोई भी हम केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर प्रिसिपेट बनते हैं आपके, तो उन जैसे हमारे वो प्रिसिपेट बनते हैं उनसे के मतलब छोटे से छोटा प्रिसिपेट बनता है, उस टाइप का इसका इतना स्मॉल इसका साइज होता है। और हम इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, 25,000 से 30,000 ग्राम इसका जो मोलिकुलर वेट होता है। किसकी सेडिमेंट्री कोफिशिएंट होता है इसका टीआरएनए का, वो कितना होता है 3.855 इसका सेडिमेंट्री कोफिशिएंट होता है। जो एक सेल होगी, एक सेल के अंदर कितना टीआरएनए की अमाउंट प्रेजेंट होगी,
15%। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 से 15 एक सेल के अंदर टीआरएनए की अमाउंट 10 से 15% प्रेजेंट होगी। और जो टीआरएनए की फॉर्मेशन है, टीआरएनए की सिंथेसिस है, उसमें डीआरएनए भी पार्टिसिपेट करता है। तो 25% जो 0.25% डीएनए है वो प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा। यानी कि जो टीआरएनए की फॉर्मेशन होती है उसके अंदर डीआरएनए भी मतलब भाग लेता है, हम बोल दे तो सीधा सीधा। तो कितना मतलब उसके अंदर डीएनए भी हेल्प करेगा टीआरएनए की सिंथेसिस में, 0.25%। ओ तो मैंने ये बताया था कि आपको 5 प्राइम है, जो हमारा 5 प्राइम है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, जी एंड सी से, यानी ग्वानिन एंड साइटोसिन से। और जो हमारा 3 प्राइम एंड है उस वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, सी सी ए से। जो मैंने आपको बताए थे जो अनयूजुअल बेस पर यहाँ पर किस ये बोल रहे हैं कि सम अनयूजुअल बेस आर ऑलवेज फाउंड। तो जो अनयूजुअल बेस पर यहाँ पे उसको बोला गया, जो अनपेड बेसिस प्रेजेंट थे ना लूप के अंदर, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। अनयूजुअल बेसिस जो हमारे अनपेड बेसिस प्रेजेंट थे हमारे लूप के अंदर, उनको बोला गया है अनयूजुअल बेसिस। तो जो हमारे जो अनयूजुअल बेसिस है क्या बोल रहे हैं कि सम अनयूजुअल बेसिस आर ऑलवेज फाउंड, दीज बेसिस आर अब्सेंट इन एमआरएनए एंड आरआरएनए। जो हमारे अनपेड बेसिस होते हैं वो सिर्फ टीआरएनए के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, वो एमआरएनए और आरआरएनए के अंदर अब्सेंट होते हैं, एमआरएनए और आरआरएनए के अंदर नहीं पाए जाते हैं वो। ठीक है, अब हमारा लास्ट पॉइंट बचता है कि जो ये अनयूजुअल बेसिस आर फाउंड बाय केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ प्यूरिन एंड पिरामिड। जो मेनली तो मैं पहले इसका मतलब बताती हूँ कि प्यूरिन और पिरामिड, जो हमारे प्यूरिन और पिरामिड ने ये नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे प्यूरिन और पिरामिड की बात की गई है ये क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। ठीक है, जो प्यूरिन हमारा प्यूरिन है उसके अंदर तो जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे प्राइमर, उस प्यूरिन के अंदर हमारा ए और जी पाया जाता है। ठीक है, यानी ए मतलब यहाँ पर एडेनिन और जी मतलब ग्वानिन। ठीक है, प्यूरिन के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। जो प्राइमर हम यहाँ पे पढ़ रहे थे ये जी सी और ये सी सी ए है, इनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। प्राइमर यहाँ पे प्यूरिन के अंदर तो पाया जाता है एडेनिन और ग्वानिन, यानी ए और जी प्राइम। और हमारा जो ये सेकंड है पिरामिडीन के अंदर पाए जाते हैं टी और सी, टी यानी थायमिन, सी यानी साइटोसिन। ठीक है, तो 5 प्राइम के अंदर कौन कौन सा पाया जाता है, जी एंड सीन, यानी प्यूरिन का जी यानी ग्वानिन और पिरामिडीन का सी यानी साइटोसिन पाया जाता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको कि प्यूरिन कौन कौन से होते हैं और पिरामिडीन कौन कौन से होते हैं। अब इस लाइन का मतलब देखते हैं कि दीज अनयूजुअल बेसिस आर फॉर्म्ड बाय अ केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ प्यूरिन एंड पिरामिडीन। कि जो प्यूरिन और हमारा जो पिरामिडीन है इसकी केमिकल मॉडिफिकेशन होती है, उस वजह से कुछ अनपेड बेसिस के पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पूरा जो स्ट्रक्चर है टीआरएनए का बता दिया है इस वीडियो के अंदर। तो हमने पूरा स्ट्रक्चर है जो टीआरएनए का वो डिस्कस कर लिया है इस वीडियो के अंदर। तो आपको पसंद आई हुई वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अगली वीडियो जल्द ही आपको दिखाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।